नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट F-35 की तरफ से है। इस बार की एरो इंडिया शो के दौरान F-35 और SU-57 को लेके काफ़ी सारा चर्चा चल रहा है और एरो इंडिया 2025 के बाद F-35 को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर करने की बात को लेके काफ़ी सारी न्यूज़ सुनने को मिला था। खास करके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया था कि अभी सिचुएशन को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट भारत को F-35 को ऑफर कर सकता है। लेकिन रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत सिंह जी की तरफ से ये बात बताया गया था कि हालांकि इनफॉर्मली ऐसे स्टेटमेंट दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल लेवल पर इंडियन एयरफोर्स को F-35 को लेकर कोई भी ऑफर नहीं दिया गया, कोई भी ड्राफ्ट सबमिट नहीं किया गया, जिस वजह से इसी महीने की शुरुआत में ही F-35 को एक्वायर करने की खबर को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक क्लियर स्टेटमेंट को पास किया गया था कि ऐसा कोई भी डाटा हमको नहीं दिया गया। लेकिन अभी पता चला कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अब फॉर्मली F-35 को भारत को ऑफर करने की प्लानिंग किया जा रहा है और जो स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से वर्बली दिया गया था उसे एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए प्लान किया जा रहा है और इसके लिए हाई लेवल की टीम को तैयार किया जा रहा है जो कि जल्द ही भारत आने वाले और F-35 को लेकर एक ड्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के पास सबमिट किया जाने वाला है। लेकिन लॉकहीड मार्टिन F-35 को मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर में भारत को ऑफर नहीं करना चाहता है, बल्कि वो F-35 को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर भारत को ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर भारत ज़्यादा मात्रा में इनको खरीदता है तो इनको लोकली भारत में असेंबल करने का प्रपोजल कंसिडर किया जा सकता है और जिस तरीके से अभी प्रेडेटर ड्रोन को भारत में असेंबल किया जाने वाला है, ठीक वैसे ही F-35 को भी भारत में असेंबल किया जा सकता है। अगला अपडेट डीआरडीओ के नए इजेक्टेबल रॉकेट इग्निशन सिस्टम की तरफ से, जो भारत के इंडिजिनस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम या पिनाका मार्क 3 के परफॉर्मेंस को नए लेवल पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रोजेक्ट डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARD पुणे के अंडर डेवलप किया जा रहा है। फिलहाल इस इग्निशन सिस्टम की स्पेसिफिक डिटेल डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य पिनाका मार्क 3 के रॉकेट के इग्निशन प्रोसेस को और ज्यादा एफिशिएंट और कंट्रोल बनाना है। ट्रेडिशनल रॉकेट इग्निशन सिस्टम फिक्स्ड होते हैं, लेकिन ये इजेक्टेबल डिजाइन लॉन्च के बाद इग्निशन कंपोनेंट को अलग करने की कैपेबिलिटी दे सकता है और इसके कई फायदे हो सकते हैं, जैसे कि इससे रॉकेट का वजन काफ़ी कम होने वाला है और रेंज इंप्रूव होने वाला है, साथ ही सेफर हैंडलिंग, स्टोरेज और रैपिड रिलोडिंग पॉसिबल होने वाला है, जो इंडियन आर्मी के इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के लिए आगे चल एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हो सकता है। पिनाका मार्क 3 अभी फैब्रिकेशन फेज में और इसका डिजाइन रशिया के BM-30 स्मिर्च जैसे सिस्टम को आउट परफॉर्म करने के लिए बनाया जा रहा है, जो सॉलिड फ्यूल 300 mm स्टैंडर्ड के रॉकेट्स होने वाले हैं। इजेक्टेबल इग्निशन सिस्टम डीआरडीओ के उस ब्रॉडर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे गाइडेंस की ट्रैजेक्टरी करेक्शन सिस्टम और रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाने वाला है। ये सभी सिस्टम पिनाका मार्क 3 को आराम से 120 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देने वाले हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट टाइमलाइन रिवील नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसको मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस वजह से इसका ट्रायल अगले 6 महीनों के अंदर स्टार्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए एयरबोर्न लॉन्चर की तरफ से, जो ब्रह्मोस NG मिसाइल के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ 220 kg वजन वाला एक लाइटवेट लॉन्चर को डिजाइन किया जा रहा है। ये लॉन्चर इनिशियली SU-30 MK और तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके बाद बाकी एयरक्राफ्ट में भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश किया जाने वाला है। इस एयरबोर्न लॉन्चर का डिजाइन एक बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ 220 kg का होने वाला है, जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस A लॉन्चर से काफ़ी हल्का होने वाला है, जो कि लगभग 550 kg के आसपास है। हल्का होने की वजह से जब इसे तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा तो इसे तेजस की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी पर काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से भी ये मिराज 2000, रफाल और आने वाले तेजस मार्क 2 और MK जैसे फाइटर जेट के साथ भी कॉम्पैक्टेबल होने वाला है। ब्रह्मोस NG के लाइटवेट डिजाइन और 220 kg लॉन्चर की वजह से SU-30 MK पर ट्विन मिसाइल कन्फिगरेशन भी पॉसिबल होने वाला है, जिस वजह से SU-30 MK एक बार में मल्टीपल ब्रह्मोस NG को कैरी करने वाला और इससे SU-30 MK फाइटर जेट की फायर पावर कई गुना तक बेहतर होने वाला है। इस कन्फिगरेशन के ट्रायल आने वाले 2025 के एंड तक होने की उम्मीद किया जा रहा है और ऑपरेशनल क्लियरेंस 2027 तक मिलने की उम्मीद किया जा रहा है।
अगला अपडेट पाकिस्तानी आर्मी के नए अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ से है। पाकिस्तान ने चाइना से जेट 10 ME अटैक हेलीकॉप्टर बल्क में खरीदने का प्लान कर रहा है, जो भारत के 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर के एक्विजिशन का एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स माना जा रहा है। खास बात यह कि पाकिस्तान सिर्फ इन हेलीकॉप्टर को इंपोर्ट नहीं करने वाला है, बल्कि इनको लोकली असेंबल भी किया जाने वाला है, जिसमें टर्किश ऑरिजिन वेपन का इंटीग्रेशन भी किया जा सकता है, जिससे इनकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और भी इंक्रीज होने की उम्मीद किया जा रहा है। भारत का LCH प्रचंड एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डिजाइन किया गया और डेवलप किया गया। खास तौर पर इसको हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। जून 2024 में 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया गया था, जिसमें 90 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी ऑपरेट करने वाली थी और 66 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले थे। भारत के LCH को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से चाइना के जेट 10 ME हेलीकॉप्टर का ऑर्डर एक्सीलरेट किया जा रहा है। जेट 10 ME, जो कि चाइना के जेट 10 का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है, नए WZ-9G इंजन, रिड्यूस्ड इंफ्रारेड सिग्नेचर और एडवांस काउंटर मेजर सिस्टम के साथ आने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान 2025 में इन हेलीकॉप्टर की पहली बैच को रिसीव करने वाला है, लेकिन पाकिस्तान इस बार सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहता, जिस वजह से वो अभी भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी की कॉपी करके मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आगे चल के वो इन हेलीकॉप्टर को लोकली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने के लिए चाइना के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। एक और बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि पाकिस्तान टर्की के साथ मिलकर जेट 10 ME में एडवांस टर्किश वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहा है। टर्की, जो कि T-129 अटैक हेलीकॉप्टर प्रोग्राम से काफी एक्सपीरियंस रख चुका है, वो अपने एडवांस एवियोनिक्स सब सिस्टम और मुनिशन को प्रोवाइड कर सकता है। पाकिस्तान के जेट 10 ME में मुमताज एंटी टैंक मिसाइल, सेरिट लेजर गाइडेड रॉकेट और टर्किश एवियोनिक्स सूट जैसे एनहांसमेंट ऐड किए जा सकते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर की फायर पावर और सर्वाइविलिटी काफी हद तक इंप्रूव होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट है इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी सुनीता टूल लिमिटेड के नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से, जो इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उभरते हुए सुनीता टूल को अभी M107 MT आर्टिलरी सेल को सप्लाई करने के लिए मेजर लेटर ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया है, जिसमें 1 लाख यूनिट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाने वाला है। ये लेटर ऑफ इंटेंट एक न्यूट्रल और फ्रेंडली फार ईस्टर्न कंट्री के एक प्रोमिनेंट डिफेंस सप्लायर की तरफ से दिया गया है, जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। लेटर ऑफ इंटेंट के टर्म्स के मुताबिक सुनीता टूल लिमिटेड की तरफ से M107 MT सेल का डिलीवरी प्रोसेस 7,500 यूनिट पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट किया जाने वाला, जो पूरे 1 लाख यूनिट कंप्लीट होने तक लगभग 13 महीने तक चलने वाली है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी भारत फौज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATGS और हाई मोबिलिटी व्हीकल के प्रोक्योरमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, जिनकी टोटल कॉस्ट लगभग 6,900 करोड़ के आसपास होने वाली। ये कॉन्ट्रैक्ट 26 मार्च 2025 को न्यू दिल्ली के साउथ ब्लॉक में डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में साइन किया गया था, लेकिन इसमें एक्चुअली कितने यूनिट ATGS के ऑर्डर को प्लेस किया जा रहा है, इसको लेकर अभी कोई भी डिटेल सामने नहीं आया, जो कि वक्त आने पर पता चलने वाला है। अगला अपडेट एमका की तरफ से, और अभी हम एमका में इस्तेमाल होने वाले इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली भारत की तरफ से एमका में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेकर अलग अलग वेस्टर्न ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ बातचीत किया जा रहा है, जिसमें एक 110 किलोटन क्लास के इंजन को डेवलप करने का प्लान किया गया। लेकिन रिसेंटली रशिया की तरफ से भी भारत को एमका में इस्तेमाल करने के लिए अपनी इजदेली 177S इंजन को ऑफर किया गया था, जिसको रशिया TOD के साथ भारत को ऑफर कर रहा है। इजदेली 177S इंजन रशिया के यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया और ये Su-57 फैलन के लिए डिजाइन किया गया AL-51 या इजदेली 30 इंजन पर बेस्ड है। इस इंजन में फ्यूल एफिशिएंसी और थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफी बेहतर किया गया और ये इंफ्रारेड सिग्नेचर और रेडार सिग्नेचर को भी काफी हद तक रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसको रशिया की तरफ से 5th जनरेशन एरो इंजन कहा जा रहा है। सबसे खास बात यह कि रशिया की तरफ से इस इंजन के साथ एमका के लिए एक फ्लैट 2D नोजल को ऑफर किया जा रहा है, जो स्टेल्थ एनहांसमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह डिजाइन F-22 रैप्टर के नोजल जैसा होने वाला है, जो एग्जॉस्ट फ्लेम को इस तरह से मॉडिफाई करता है कि एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन, इंफ्रारेड सिग्नेचर दोनों काफी कम हो जाते हैं। रशिया का कहना है कि भारत अगर इजदेली 177 इंजन को सिलेक्ट करता है तो ये फ्लैट नोजल HAL और DRDO इंजीनियर के साथ मिलकर डेवलप किए जा सकते हैं, जिसमें इंडिजिनस मेटल और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम को भी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे भारत के एरोस्पेस सेक्टर में एक बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मौका भी मिलने वाला है, जो फ्यूचर में इंडिजिनस जेट इंजन की डेवलपमेंट में काम आ सकता है। लेकिन ये ऑफर इतना
रिस्क फ्री भी नहीं है, क्योंकि इस इंजन का डायमेंशन अभी एमका में इस्तेमाल होने वाले जेन इलेक्ट्रिक 4N4 सीरीज की इंजन की डायमेंशन से काफी अलग होने वाला है, जिस वजह से इसको एमका में इस्तेमाल करने के लिए एमका की एग्जिस्टिंग एयरफ्रेम में और डिजाइन में काफी सारे चेंज करने पड़ सकते हैं और मॉडिफिकेशन करने पड़ सकते हैं, जिससे एमका प्रोग्राम और भी डिले होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन रशिया की तरफ से ऑफर किया गया ये फ्लैट नोजल स्टेल्थ और सुपर क्रूज के मामले में गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि एमका को J35 कान और बाकी सेम सेगमेंट के फाइटर जेट के मुकाबले काफी क्लियरेंस देने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।